फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री हैं, जहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ जून 2020 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ वो 21 जून 2019 को पेपर हुआ था नेट जेआरएफ का। उसके जो सेकंड शिफ्ट था उसके पेपर का हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हमें मिलान करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है यहाँ पर कि हमें ए को क्या करना है, हमें ए को 2 4 1 3 2 4 1 3 बिल्कुल इस तरीके से मिलान करना है। अब है क्या ये देखो, पहला व्याख्यान विधि जिसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं, दूसरा प्रदर्शन विधि है, तीसरा परियोजना विधि है और चौथा सहयोगात्मक विधि है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो शिक्षण की विधियां थी दो प्रकार की होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं, दूसरे शिक्षार्थी केंद्रित होती हैं। शिक्षक केंद्रित होती हैं उसमें सारा का सारा फोकस शिक्षक के ऊपर किया जाता है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित होती हैं उसमें सारा फोकस जो शिक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट्स होता है उसके ऊपर किया जाता है। अब जो व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड है ये क्या है, आप उसमें लेक्चर दे रहे हो। अब मैं प्रेजेंट टाइम में सपोज दैट इसको हटा दूं, आपको सामने जो दिख रहा है व्याख्यान विधि लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूं, हटा दूं और मैं केवल लेक्चर दूं, आपको लेक्चर दूं, ओनली लेक्चर। तो उसमें क्या होगा, लेक्चर मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें केवल लेक्चर दिया जाता है, उसमें व्याख्यान की जाती है। तो वो विधि कब संभव है, जब हमारा एक्सपीरियंस बहुत अधिक है। सपोज दैट मैं लेक्चर विधि का फॉलो करूं तो मैं बेस्ट लेक्चर कब दे सकता हूं, मैं बेस्ट लेक्चर तब दे सकता हूं जब मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। जो लेक्चर मेथड वो एक स्पीच की तरह होता है। स्पीच का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मंच के ऊपर भाषण देते हैं उसी के समान होता है। तो हम एक सही ढंग का भाषण कब दे सकते हैं, फर्स्ट टाइम में या फिर 5-7 भाषण देने के बाद में। देखो, जो लेक्चर होता है वो आपके नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता, नॉलेज के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कौन सी जगह कौन से शब्द का प्रयोग करना है, आपका आपका जो लेक्चर मेथड वो कैसा है। एक तो आप बिल्कुल घबराते हुए बोल रहे हो या फिर आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बोल रहे हो, आपका जो वॉल्यूम है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसा है। ये सारे चीज़ हैं जो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं। आप में कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम लेक्चर दोगे तो आप में हेजिटेशन रहेगी, आप में कपकपाहट रहेगी और आप सही ढंग से नहीं बोल पाओगे। आपका जो वॉल्यूम वॉइस है, वॉल्यूम जो लेवल है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस अधिक हो जाएगा तो आप जो लेक्चर है वो बहुत शानदार तरीके से दे दोगे। जो लेक्चर मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बड़ी कक्षाओं के लिए। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लेक्चरर आता है और लेक्चर दे के जाता है, लेकिन स्कूलों में लेक्चर नहीं होता, लेक्चर मेथड का यूज नहीं किया जाता। वहाँ पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हमें दिखाया जाता है। दूसरा होता है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करता है और सीखते हैं। देखो, प्रदर्शन विधि में क्या होता है, हमें उसमें दिखाया जाता है, हमें प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई इस विधि का प्रयोग मोस्टली छोटी कक्षाओं में किया जाता है। जैसे एक एप्पल लिया और बताया स्टूडेंट्स को, देखो ये एक एप्पल है। एक बनाना लिया, उसको बताया ये एक बनाना है। एक ब्लैक बोर्ड लिया, उसके बारे में बताया कि ये एक ब्लैक बोर्ड है। हमें वहाँ पर जो सिखाया जा रहा है वो दिखा के सिखाया जा रहा है, दिखा के सिखाया जा रहा है, एक प्रदर्शन के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है।
तो विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। उसके बाद होता है परियोजना विधि। परियोजना विधि में क्या होता है कि किसी कार्य में प्रतिभागपरकता पर जोर देना। परियोजना विधि में क्या होता है कि किसी कार्य में प्रतिभागपरकता पर जोर देना। और संयोगात्मक विधि में क्या होता है, बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना। देखो नाम से पता चलता है संयोगात्मक विधि। जो संयोगात्मक मेथड होता है उसमें क्या करता है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है। सपोज दैट 5 कैंडिडेट हो, आप एक जगह बैठे हो और उनमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जेआरएफ है और 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है। जब आप आपस में डिस्कस करोगे और आपस में हेल्प करोगे, वो 2 जेआरएफ वाले कैंडिडेट हैं, यदि वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ो, आपको ये पढ़ना चाहिए, आप इस टॉपिक को इस तरीके से याद करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, वो यदि आपको इस तरीके की गाइडलाइन देते हैं तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप में जो नॉलेज है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो संयोगात्मक मेथड में क्या होता है, बहुत अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे हमें कुछ ही टाइम में बहुत अधिक और बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका है चिंतन स्तर। क्या है चिंतन स्तर? इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो जो टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वहाँ पर शिक्षण के 3 स्तर हैं। एक मेमोरी लेवल है, दूसरा एनालिसिस लेवल है, तीसरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, चिंतन स्तर है। इनको मैं बहुत ही सही ढंग से समझा चुका हूँ जब टीचिंग एप्टीट्यूड डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था, तो आप उसको वहाँ पर भी जाके समझो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। स्मृति स्तर में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें याद करने पर फोकस किया जाता है। उसके बाद होता है अवबोध स्तर, इसमें याद करने के साथ साथ समझने पर भी जोर दिया जाता है। और उसके बाद आता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर होता है वो बिल्कुल लास्ट का लेवल होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है। आपने कोई टॉपिक याद कर लिया, उसको समझ लिया, फिर उस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो। और जब आप डिस्कस कर रहे हो, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हो, तो आप दूसरों को समझाने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करोगे। सपोज दैट एक कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं एक साइंस का टॉपिक ले लेता हूँ। कोई टॉपिक है, सपोज दैट गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स। अब मैं जब मेरे को याद कर लिया स्मृति लेवल का फॉलो करके, फिर उसको समझ लिया, अब मैं उसके ऊपर चिंतन स्तर को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसको जब चिंतन करूँगा उसके ऊपर, तो मैं उसको एग्जाम्पल प्रस्तुत करूँगा। सेव ऊपर फेंकूंगा वो नीचे आके गिरेगा, पेन ऊपर फेंकूंगा वो नीचे आके गिरेगा, बोर्ड ऊपर फेंकूंगा वो नीचे आके गिरेगा, किसी को उठा के ऊपर फेंकूंगा वो नीचे गिरेगा। और मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो ऊपर फेंकी हुई चीज़ें सभी की सभी जो नीचे आ रही हैं, वो सभी की सभी ग्रेविटी फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आ रही हैं। तो क्या किया जाता है कि यदि कोई अध्यापक कक्षा में अपने प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक एग्जाम्पल्स देता है, तो वह चिंतन स्तर को फॉलो करता है। और जो स्मृति स्तर होता है उसमें सब कुछ रटा जाता है, और अवबोध स्तर में समझने की कोशिश की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 3, शोध प्रबंधन पर शोध निर्देशक का प्रमाणन है। शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक का द्वारा प्रमाणन है। ऑप्शन ए है शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है। दूसरा है प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चने को दूर करता है। तीसरा है शोधार्थी के शोध कार्यों को महत्व देता है। और चौथा है शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि जो शोध प्रबंधन होता है उसमें जो शोध निर्देशक द्वारा जो प्रमाणन होता है वो शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देता है। प्रमाणन का मतलब होता है
हम प्रमाणन का मतलब होता है प्रमाण देना, जैसे सर्टिफिकेट देना, एक तरीके से मैं सर्टिफिकेट बोल सकता हूँ। तो यदि हमने कोई रिसर्च किया और उसका हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट हमारी ख्याति और प्रसिद्धि को प्रस्तुत करता है। हमने कोई भी एक रिसर्च किया और उसका हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो हम अपने पूरे गर्व के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे, किसी को दिखाएंगे कि देखो ये मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, ये रिसर्च मैंने बहुत बेस्ट किया था इसलिए मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी और हमारी ख्याति बढ़ेगी। तो जो प्रमाणन होता है वो प्रसिद्धि और ख्याति दोनों को बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्य प्रणाली की सूची दी गई है, कौन से क्रियाकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं? पहला है निपुणता परीक्षण देना, दूसरा है क्विज सत्र का आयोजन, तीसरा है ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, चौथा है शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना, पांचवा है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो जो इवोल्यूशन होता है मूल्यांकन, वो एक तो संकलनात्मक होता है, दूसरा निर्माणात्मक होता है। मैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया, वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली तरीके से समझा दिया कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। संकलनात्मक एग्जाम जो मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वार्षिक परीक्षाएं, जिनके आधार पर हमारा सर्टिफिकेट फिक्स किया जाता है। 10th की वार्षिक परीक्षा, 12th की वार्षिक परीक्षा, 8th की वार्षिक परीक्षा, 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं। जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, जिनसे हमें सर्टिफिकेट मिलता है। और जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उनके एग्जाम्पल हैं मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, 10 डेज पर टेस्ट, कि जो बीच बीच में टेस्ट होते हैं जिनमें टीचर कुटाई पिटाई का काम करता है ना, वो टेस्ट किसका उदाहरण है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का। टीचर ने बोल दिया कि 10 में से किसी के भी 6 से कम मार्क्स आए ना तो सड़ की कुटाई करूंगा। तो वो कुटाई क्यों कर रहा है? वो हम में सुधार लाने के लिए कुटाई कर रहा है। तो जिस एग्जाम में हमारी कुटाई होती है, हमारी तुड़ाई होती है, वो कुटाई तुड़ाई वाला जो एग्जाम है वो हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन है। उस कुटाई पिटाई से हमारा निर्माण हो रहा है, हमारे फ्यूचर का निर्माण हो रहा है, हमारे रिजल्ट का निर्माण हो रहा है। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो कुटाई पिटाई का सूचक है। जैसे मंथली टेस्ट टीचर ने लिया कुटाई की कि अब की बार तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब रहा, फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट में फिर प्रिपरेशन की और टीचर ने टारगेट दे दिया कि अब की बार आपको पिछली बार से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। हम कुटाई से बचने के लिए फिर अच्छी मेहनत करते हैं और ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, कम लेके आते हैं तो फिर कुटाई होती है। तो उससे क्या होता है? हम में सुधार आता है। क्या आता है? सुधार आता है। हम हमारे जो पिछला स्कोर था उससे ज़्यादा स्कोर लाने के लिए, कुटाई से बचने के लिए क्या करते हैं? ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। ये था निर्माणात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन में कोई कुटाई पिटाई नहीं होती, उसमें लास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, फेल हो तो फेल, पास हो तो पास। वहाँ पर घर वालों के द्वारा कुटाई पिटाई की जाती है। यदि फेल हो गए तो कुटाई घर वालों के द्वारा की जाएगी, पास हो गए तो घर वालों के द्वारा बढ़ाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखो निर्माणात्मक में क्या होता है, अब मैंने समझाया कि बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं, जैसे मंथली टेस्ट हुआ, 10 डेज टेस्ट हुआ, वीकली टेस्ट हुआ, संडे टू संडे टेस्ट हुआ, ये सारे क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन है। अब पढ़ते हैं ऑप्शनों को। देखो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? क्विज सत्र का आयोजन करना। क्विज सत्र का आयोजन का मतलब क्या होता है? टेस्ट सत्र का आयोजन करना। दूसरा होता है शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना। शिक्षण में प्रतिपुष्टि मिल रही है, टेस्ट हुआ तुरंत रिजल्ट सुनाया गया, जिसके कम मार्क्स आए उसकी कुटाई हुई, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए उसको कोई भी गिफ्ट दिया गया। लास्ट है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो इस बंदे ने 10 में से 10 मार्क्स लेके आए, तुम भी पढ़ो इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया? हमारे चिंतन में बढ़ावा किया, हम उसको प्रेरित होकर और भी शानदार तरीके से पढ़े। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण है।
कि शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण है। तो इसमें अगला चरण है वो है सर्वेक्षण करना। हमने क्या किया, विभिन्न चरों की पहचान की, उसके बाद क्या किया, उनका सर्वेक्षण किया। हम कोई भी सिद्धांत बना रहे हैं, कोई भी हम हाइपोथेसिस तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वेक्षण, क्या किया, चरों की पहचान की कि ये फैक्ट हमें ढूंढना है, फिर उसका हमने सर्वेक्षण किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि नीचे दिए गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। ऑप्शन ए है श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान, बी है समूहन शिक्षण, सी है ट्यूटोरियल, डी है समस्या समाधान विधि, ई है चॉक एंड टॉक मेथड और एफ है समूहन विधि। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर है डी ई एफ। डी कौन सा है, डी है समस्या समाधान विधि, ई कौन सा है चॉक एंड टॉक मेथड, ब्लैक बोर्ड मेथड, और एफ कौन सा है समूह चर्चा। ये सारी विधियां मैं बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां उनको जाके पढ़ो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थिति में भी सुधार की संभावनाएं होती हैं। तो वो है मूल्यांकन परक शोध। क्या है, मूल्यांकन परक शोध में शोधकर्ता के भाग लेने से सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। देखो नीचे अभिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों की पहचान करो। पहला है अधिगमकर्ता को अध्यापक के प्रति सम्मान, दूसरा है अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता का स्तर, तीसरा है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, चौथा है अधिगमकर्ता की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, पांचवा है अधिगमकर्ता के अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्तर, और छठा है अधिगमकर्ता का समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अधिगमकर्ता का अध्यापक के प्रति सम्मान, मानसिक योग्यता का स्तर, पूर्व अनुभव और अभिरुचि का स्तर। यहाँ पर अधिगम है, ये अभिगम नहीं अधिगम है, सॉरी इसको ध्यान रखना, अधिगम करना है ये कि अधिगम है, कि अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध है। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। लर्निंग को ही हिंदी में अधिगम बोलते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने की कुछ विशेषताएं दी गई हैं नीचे, उनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों की पहचान करो। अध्यापक के प्रति सम्मान, मानसिक योग्यता का स्तर, पूर्व अनुभव, अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। समाज के बारे में दृष्टिकोण, ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है कि यदि आप सपोज डैट आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो और आपको कोई टॉपिक समझाया जा रहा है, तो वहां पर आप उस टॉपिक को ज़्यादा बेस्ट कौन कौन सी स्थिति में समझ सकते हो। जब आप टीचर का रेस्पेक्ट करते हो तब भी उस टॉपिक को ज़्यादा बेस्ट समझ सकते हो, क्योंकि वो टीचर आपको उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगा। दूसरा है मानसिक योग्यता का स्तर। यदि आप में कोई भी टॉपिक को समझने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, आपको कोई भी टॉपिक समझाया गया, आपने उसको तुरंत समझ लिया, जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, मेंटली कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, आपका खोपड़ा बहुत सही है कि एक बार समझते तुरंत में समझ में आ गया। पूर्व अनुभव, एक आप फ्रेश टॉपिक को पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो वो आपको कम समझ में आएगा, और एक वो टॉपिक जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा कुछ जानते हो और फिर आप उसको पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो वो आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ पाओगे। अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। कोई टॉपिक है उसका आप में बहुत इंटरेस्ट है, तुरंत समझ जाओगे, और कोई ऐसा है जिसमें आपका मन ही नहीं कर रहा है, कहाँ से समझोगे, घंटा समझोगे, कुछ नहीं समझोगे उसको। अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्तर, ये बिल्कुल गलत है। अंतर्व्यक्ति के संबंध का स्तर, कोई टॉपिक को समझ रहे हो, सपोज डैट क्लास में आपको वातावरण के बारे में समझाया जा रहा है कि वातावरण क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। अब उसमें आपके जो इंटरपर्सनल जो रिलेशन है
आपके खुद के जो संबंध है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समाज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि चलो समाज के लोग अच्छा नहीं मानते इसलिए हमने जो क्षोभ मंडल था उसकी ऊंचाई को 18 किलोमीटर से घटा के 15 किलोमीटर कर दिया। और समाज को देखते हुए हमने ऐसा भी कभी नहीं सोचा कि चलो क्षोभ मंडल की ऊंचाई को बढ़ा देते हैं वरना समाज के लोग क्या कहेंगे। तो अच्छी तरीके से समझने में अंतर व्यक्तिक संबंध का स्तर और समाज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, संदर्भ के से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो संदर्भ से शोध को अलंकृत करना क्या होता है, शोध को अलंकृत करना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, हाँ देखो जहाँ पर आप इसके डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो देख रहे हो और साथ ही साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ लेनी है, यदि कोई कैंडिडेट चाहिए कि सर मेरे को ऐसे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470 इनके ऊपर आपको मेरे से कांटेक्ट करना होगा, मेरे से चैटिंग करनी होगी और मैं सारी की सारी पीडीएफ विद डिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर मैं रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूं, साथ ही साथ ये पीडीएफ डालता हूं, 2019 के 45 पेपर डालूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इन सभी के बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन डालूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस व्हाट्सएप ग्रुप का चार्ज लगेगा, वो आप मेरे से डिस्कस करके और फिर पे कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों में शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों में विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रक्रियात्मक शोध संबंध की रचना होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर है परिकल्पना निर्माण। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक कार्यात्मक शोध संबंध की रचना होती है, परिकल्पना निर्माण। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है, तो वो है पक्ष समर्थन। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है पक्ष समर्थन। क्या है, पक्ष समर्थन है, ध्यान रखना पक्ष समर्थन कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पक्ष समर्थन। निष्क्रियता भी नहीं है, आप यदि निष्क्रिय बैठे हो कक्षा में तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। यदि आप में नेगेटिविटी ही है, आप हर एक पॉइंट को नेगेटिव सोच रहे हो, टीचर बोला कि इस क्वेश्चन को याद करो ये एग्जाम में आएगा, आपने नेगेटिव सोचा कि ये नहीं आ सकता एग्जाम में। टीचर ने बताया कि ये बात ऐसे होती है, आपने नेगेटिव सोचा और कहा कि नहीं ये बात ऐसे नहीं हो सकती। आप हर एक जगह नेगेटिव सोच रहे हो तो भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। विचलन, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, आप मेंटली विचलित हो रहे हो, आप खुद की एक कोई समस्या है सोच रहे हो, आप कक्षा में पढ़ रहे हो और उस टाइम दिमाग में आ रहा है यार मेरे मम्मी पापा की स्थिति कैसी है, मेरी शादी होगी कैसी लड़की के साथ होगी, वो लड़की कैसी रहेगी, मेरी पता नहीं गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी, उस लड़की को मैं प्रपोज करूं तो वो मानेगी या नहीं मानेगी, यार वो लड़की बहुत स्मार्ट है वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। आप यदि कक्षा में बैठे बैठे पढ़ाते वक्त ऐसे ही फीलिंग ले रहे हो, ऐसे सोच रहे हो, क्या आप उस टॉपिक को सही ढंग से समझ पाओगे? कभी नहीं। आप केवल उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, उस लड़की को सही ढंग से समझ पा सकते हो उस टाइम। पक्ष समर्थन, ये इन चारों पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अलग है, जो प्रभावी संचार का एक मुख्य तत्व है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, सभी बच्चे लालची नहीं है, यह किस तर्क वाक्य का उदाहरण है? कि सभी बच्चे लालची नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे लालची हैं। क्या है? कुछ बच्चे लालची हैं, यह तर्क वाक्य उदाहरण नहीं है। तो किसका उदाहरण नहीं है ये? विशिष्ट अस्तित्ववाचक का।
ऑप्शन नंबर सी। देखो सार्वभौमिक अस्तित्ववाद, सार्वभौमिक नास्तिकवाद, विशिष्ट आस्तिकवाद और विशिष्ट नास्तिकवाद, ये मैं समझा चुका हूँ, उनको आप जाके जरूर देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये हमारे आज 12 क्वेश्चन होते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7891350470 पर मेरे से कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। साथ साथ यदि इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को, चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को सब्सक्राइब भी बढ़वाना है, जिससे मैं और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके की पढ़ाने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि मैं बेस्ट तब पढ़ाऊंगा जब मैं पॉजिटिव रह पाऊंगा, और मैं ज़्यादा पॉजिटिव तब रह पाऊंगा, ज़्यादा मोटिवेटेड तब रह पाऊंगा जब मेरे को आपका फीडबैक बेस्ट मिलेगा। और आपका फीडबैक बेस्ट मेरे को केवल एक तरीके से मिल सकता है, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करो। थैंक्स देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो, सारे पीछे के सारे वीडियोस देखो और बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।